हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम गणित शिक्षण का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छात्रों, जैसे आपको पता होगा कि भारतीय गणित के इतिहास का शुभ आरंभ गणित ग्रंथ ऋग्वेद से होता है। हमारे देश में प्रारंभ से ही गणित को बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता रहा। वेदांग ज्योतिष में गणित की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यथा शिक्षा मेरुणनम नागननम मरणियो यथा तद्वेदांग शरणाम गणितम मुदिनम वर्तते। अर्थात जिस प्रकार म्यूरों की शाखाएं और सर्पों की मणियों शरीर में सर्वोपरि मूर्धास्थान मतलब मस्तिष्क पर विराजमान है, उसी प्रकार वेदों के सब अंगों तथा शास्त्रों में गणित शिरोमणि है। ठीक उसी प्रकार जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित के संबंध में यहाँ तक कहा कि बहुबिरले लापे कीमे त्रिलोकले सचरारे यथाच्युतस्तु तर्वस्ते गणितेन बिना नहीं। अर्थात बहुत अधिक प्रयास करने से क्या लाभ है, इस सचराचर जगत में जो कुछ भी वस्तु है वह सब गणित के बिना समझना संभव नहीं है। यह तथ्य भारतीय मनीषियों, दार्शनिक, तद्वेदों और भली भांति ज्ञात होता है कि इसी कारण उन्होंने प्रारंभ से ही गणित के विकास पर विशेष ध्यान दिया। जब अरब तथा यूरोपीय देशों में गणित का ज्ञान नगण्य था, तब भारत इस क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल कर चुका था। इस संदर्भ में यह कहना यह कहना बिल्कुल अर्थपूर्ण होगा कि 12वीं शताब्दी तक भारत गणित के क्षेत्र में विश्व का ज्ञान का गुरु था। भारतीय गणित का शुभ आरंभ ऋग्वेद से होता है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। ठीक है, इसको 5 खंडों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है इसका आदिकाल जो कि 500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, जो आपका आदिकाल था उसको अगेन 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है, वैदिक काल। उसके बाद नंबर 2 उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था उसको भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, नंबर 1 शुलभ तथा वेदांग ज्योतिष काल और सूर्य प्रगतिकाल ज्योतिष काल। ठीक है, तो उसके बाद हमारा दूसरा भाग था वो था पूर्व मध्यकाल, जो कि 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद था नेक्स्ट मध्यकाल तथा स्वर्णकाल। मध्यकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक था, 400 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद उत्तर मध्यकाल, जो कि 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक रहा। फिर उसके बाद नंबर 5 वर्तमान काल, 1800 ईस्वी के पश्चात के काल को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पहले काल की बात करते हैं, आदिकाल जो कि 500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, आदिकाल भारतीय गणित के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में अंकगणित, बीजगणित एवं रेखा गणित को विधिवत तथा दृढ़तापूर्ण स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आदिकाल था, आदिकाल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसमें था सबसे पहले वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक था। वेदों में संख्याओं और दार्शनिक प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की एक रचना में कहा भी गया है कि 12 त्रीणी अर्थात 3 त्रिशत मतलब 360 अर्थात 60 संख्याओं का प्रयोग दार्शनिक प्रणाली का स्पष्ट उदाहरण है। इस काल में शून्य तथा दार्शनिक स्थानमान पद्धति का आविष्कार गणित के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व देन है। यह ज्ञात नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब और किसने किया, किंतु इसका प्रयोग वैदिक काल में होता रहा है। शून्य या दार्शनिक स्थान मान पद्धति का महत्व इसी से ही प्रलषित होता है, मतलब कि उत्पत्ति मानी जाती है। आज यह पद्धति संपूर्ण विश्व में प्रचलित है तथा इसी के आविष्कार ने गणित तथा विज्ञान को प्रगति के
या उन्नत शिखरों तक पहुंचाया है। दार्शनिक स्थानमान पद्धति भारत से अरब गई और अरब से पश्चिम देशों में पहुंच गई। यही काल है कि अरब के लोग 1 से 9 तक के अंकों को हिंसा कहते हैं और पश्चिम देशों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहा जाता है, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। आदिकाल का पहला पार्ट था वैदिक काल और दूसरा पार्ट कौन सा है? उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल ऑल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज शुल्ब एवं वेदांग ज्योतिष काल। शुल्ब वह रज्जु या रस्सी होती है जो यज्ञ वेदी बनाने के लिए माप में काम आती है, या मीन्स मापने के काम आती है। ठीक है, शुल्ब सूत्रों में रेखागणित के सूत्रों का विकास तथा विस्तार उपलब्ध है। इसमें 3 सूत्रोकारों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जैसे बोधायन, आपस्तम और कत्यायन। इनके अतिरिक्त मैत्रेयन, वराह, मानव एवं बादुल इस काल के प्रसिद्ध सूत्रकार हैं। इनकी रचनाएं इनके शुल्ब सूत्रों के रूप में मिलती हैं। बौधायन शुल्ब सूत्र 1000 ईसा पूर्व का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें उस समय परिमेय का उल्लेख है, जिसे आज पाइथागोरस परिमेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो, जैसे इसी के आगे है बौधायन थे। बौधायन ने 2 वर्गों के योग और अंतर के बराबर वर्ग बनाने की विधि दी है, और क्या कहा था? कर्णिगत संख्या का मान दशमलव के 5 स्थानों तक निकालने भी बताए थे। बोधमय ने यह कर्णिगत संख्याओं के मान भी दिए हैं। यज्ञों के लिए वेदी के माप के लिए जिस प्रकार रज्जु का प्रयोग किया गया था तथा शुल्ब सूत्रों की स्थापना हुई, उसी प्रकार यज्ञार्थ समुचित काल निर्णय हेतु इसी काल में ज्योतिष का भी विकास हुआ, जिसके कारण शुल्ब काल को वेदांग ज्योतिष काल भी कहा जाता है। ज्योतिष के क्षेत्र में गणित का विस्तरण काल गणना की आवश्यकता को लेकर हुआ। वेदांग ज्योतिष के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय ज्योतिषों के अंक गणित, मूल संक्रियाओं, योग, भाग, गुणा आदि का ज्ञान होता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2। पहला भाग हमने पढ़ा, अब हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं, सूर्य प्रज्ञप्ति काल। इस काल में प्रमुख कृतियाँ सूर्य प्रगति, चंद्र प्रगति जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनमें गणितायोग का वर्णन है। सूर्य प्रगति में दीर्घवृत्त का उल्लेख है, जिसे परिमंडल के नाम से जाना जाता था। स्पष्ट है कि भारतीयों को दीर्घवृत्त का मान मिन मैक्स से लगभग 150 वर्ष पूर्व हो गया था। भगवती सूत्र में भी परिमंडल शब्द से लगभग 100 परिमंडल शब्द दीर्घवृत्त के लिए प्रयुक्त हुआ जाता था, जिसके 2 प्रकार थे। एक था प्रतर परिमंडल और दूसरा था धन परिमंडल। जैन आचार्यों का गणित ज्योतिष में सराहनीय योगदान रहा। लघु गणक के लिए इन्होंने अर्धछेद, त्रिछेद, चतुर्छेद शब्दों का प्रयोग किया, जिनका अर्थ लघु 2, लघु 3, लघु 4 है। इससे स्पष्ट है कि जॉन नेपियर के बहुत पहले लघु गणक का आविष्कार भारत में हो चुका था। बौद्ध साहित्य में गणित को 2 भागों में, ठीक है, गणित को 2 भागों में बांटा गया था। गणना नंबर 2 संख्यान। गणना में साधारण गणित और संख्यान में उच्च गणित में बांटा गया था तथा संख्याओं का वर्णन 3 रूपों में हुआ: संख्यक, काउंटेबल, असंख्य, अनकाउंटेबल एंड अनंत, इन्फिनिटी में किया गया। तो चलिए अब हम इसके दूसरे काल की बात करते हैं, पूर्व मध्यकाल, जो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल के प्रमुख ग्रंथ वैशाली गणित, सूर्य सिद्धांत, गणित योग, स्थानांक सूत्र, भगवती सूत्र और अनुप्रयोग द्वारा सूत्र इस युग के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त जैन दार्शनिक उमास्वाती की कीर्ति, तत्वार्थ निगम, तर्थवाक अधिगम सूत्र भाष्य एवं आचार्य यतीश वृषभ
की कृति तिलोत्पन्नति भी इस काल के प्रसिद्ध जैन ग्रंथ हैं। वैशाली गणित में गणितीय विधियों का व्यापक प्रयोग मिलता है। स्थानांक सूत्र में 5 प्रकार के अनंत तथा अनुप्रयोग में 4 प्रकार के प्रमाण की बात कही गई है। भगवती सूत्र में n प्रकारों में से n-1, -1, 2, -2 प्रकारों को एक साथ लेकर जो युग्म कॉम्बिनेशन बनते हैं उन्हें एकक, द्विक, संयोग आदि कहा गया है, जिनका मान n ब्रैकेट शुरू n-1 और /2 आदि बताया गया है, जो आज भी प्रचलित है। सूर्य सिद्धांत में वर्तमान त्रिकोणमिति का विस्तृत वर्णन मिलता है। साथ ही साइन उत्क्रम जया वर्सेस साइन कोटिजा कोसिन का उल्लेख है। यही जया व जीवा अरब देशों में जाकर भी जेबी हो गई, जिसका शाब्दिक अर्थ लैटिन में जेब पॉकेट अर्थात साइनस किया गया है। यही साइनस आगे चलकर साइन हो गया। मध्यकाल में महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का कथन उल्लेखनीय है। धन संख्या और ऋण संख्या का गुणनफल ऋण संख्या, 2 ऋण संख्याओं का गुणनफल धन संख्या तथा धन संख्या और धन संख्या का गुणनफल धन संख्या होता है। धन संख्या को धन संख्या से अथवा ऋण संख्या को ऋण संख्या से भाग देने पर धन संख्या तथा धन संख्या को ऋण संख्या से अथवा ऋण संख्या को धन संख्या से भाग देने पर ऋण संख्या प्राप्त होती है। भारतीयों ने वर्ग, धन आदि घातों के लिए संकेतों का प्रयोग किया। वही संकेत आज भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस काल में भारतीय गणित तथा स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में ऐसे महान गणितज्ञ हुए जिन्होंने गणित की सभी शाखाओं को, जिनका प्रयोग हम आज कर रहे हैं, विस्तृत एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। जैसे आर्यभट्ट, ये पटना के निवासी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में 332 श्लोकों में गणित के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों के सार के रूप में दिया था। ठीक है, रेखा गणित के क्षेत्र में इन्होंने पाई का मान 4 स्थानों तक ज्ञात किया था। सबसे पहले इन्होंने आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, जिसे कोपरनिकस ने 1100 वर्षों बाद 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया और 1642 में गैलीलियो ने भी इस बात पर शूली दी गई, यानी कि अपनी सहमति दी। उसके बाद इसमें बात हुई थी कि भास्कर जो ये था आपका मध्यकाल में जैसे हमारे महान गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त और श्रीधराचार्य, भास्कर, महावीराचार्य जैसे अनेक महान श्रेष्ठ गणितज्ञ हुए। वेदों में जो भी सिद्धांत और नियम व विद्या सूत्र में है, वे इसी युग में जन साधारण के समक्ष आई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर मध्य काल की। उत्तर मध्य काल में अगर हम उत्तर मध्य काल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कौन से गणितज्ञ को मानते हैं? भास्कराचार्य द्वितीय के बाद गणित में मौलिक कार्य अधिक नहीं हो सके। प्राचीन ग्रंथों पर टिकाए ही उत्तर मध्यकाल की देन है। केरल के गणितज्ञ नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में एक पुस्तक में जियो आर का मान निकाला। ठीक है, और क्या कहा था कि प्राचीन ग्रंथों में टिकाए हैं। इस युग में क्या हुआ था, एक सूत्र का उल्लेख किया गया था, जिसको किस नाम से मलयालम पांडेलेख मुक्तिभास में भी लिया गया है, जिसे हम ग्रेडी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इस काल में नारायण पंडित 1356 ईस्वी में नीलकंठ तथा कमलाकार तथा सम्राट जगन्नाथ नामक गणितज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की, जो 1800 ईस्वी के पश्चात आरंभ हुआ। ठीक है, वर्तमान काल का आरंभ मध्यकाल के पश्चात हुआ। इस युग में गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जिससे गणित को नवीन दिशा मिली। इस युग में श्री रामानुजम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रामानुजम के अतिरिक्त इस युग में नृसिंह, बापू, देवी शास्त्री,
स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज तथा सुधाकर द्विवेदी के नाम भी प्रमुख हैं। 19वीं शताब्दी में गणित की कार्यशैली अमूर्त तथा और अधिक अमूर्त हो गई। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने सम्मिश्र चरों के फलनों, पृष्ठों की ज्यामिति तथा अपरिमित श्रेणियों के कन्वर्जेंस के अध्ययन में क्रांतिकारी तथा असाधारण कार्य किए। उसने बीजगणित के आधारभूत परिमेय की पहली संतोषजनक उत्पत्ति प्रदान की। 19वीं शताब्दी में लोबेस्की तथा बोलियाए ने स्वतंत्रतापूर्वक अलग अलग यह दर्शाया कि यूक्लिड की ज्यामिति के समानांतर अभिगृहित को सत्य मानना आवश्यक नहीं है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप दो यूक्लिडियन ज्यामितियाँ विकसित हुई हैं जो अतिपरवलयीय और दीर्घवृत्तीय ज्यामितियाँ कहलाती हैं। इसी शताब्दी में रीमा ने रीमानियन ज्यामिति विकसित की, जिसमें 3 प्रकार की ज्यामितियों यूक्लिडियन, अतिपरवलयीय और दीर्घवृत्तीय ज्यामितियों का व्यापीकरण किया गया। तो ये था हमारा इतिहास, ठीक है। धन्यवाद।